टेक्निकल कम्युनिकेशन AKTU बीटेक सेकेंड ईयर के यूनिट 1 की इस क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट की सिलेबस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली टॉपिक है कम्युनिकेशन की रोल, यानी कि हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन हमें डेली लाइफ के अंदर कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले लाइफ लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आता है। इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी लोगों को दिए जा रहे हैं वो फॉलो किए जाते हैं, एंड गोल्स जो कि कलेक्टिवली लोग अचीव करना चाहते हैं वो लोग अचीव कर पा रहे हैं। फिर बेसिकली ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि एक कड़वी बात रिलेशनशिप को ईजिली ब्रेक कर सकती है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंदर हम लोग इशूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे चॉइसेस पर पहुंच सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या हेल्प करता है, मतलब उसका क्या पर्पज़ है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करें टू इन्फॉर्म। सबसे पहले बेसिकली कोई भी डेटा हो या फिर कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो रिसीवर के पास अगर पहुंचाना है तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन को यूज में ले सकते हैं। फिर बेसिकली परसुएड, यानी कि जैसे हम लोग बेसिकली अगर किसी रिसीवर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी ओपिनियन से या किसी अपने बेसिक बिहेवियर से, या फिर उनको अपने आइडियाज़ को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, उसके केस में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए और कोई पर्टिकुलर एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए दूसरे लोगों और ग्रुप यानी टीम के बीच में, ताकि एक कलेक्टिव गोल को अचीव किया जा सके, उसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। और ये सारे पर्पज़ हैं कम्युनिकेशन के। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल, यानी कि कोई भी स्पोकन या रिटन वर्ड्स के फॉर्म में जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हम लोग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्मल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं या फिर जहाँ कहीं भी रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको फॉलो करके जब हम लोग कम्युनिकेशन को प्रारूप देते हैं तो उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर चौथे नंबर पर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली कैजुअल होता है, जो कि दोस्तों के बीच में चलता है, या फिर बेसिकली ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि बेसिकली गॉसिप्स की बात कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। अब हम लोग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कम्युनिकेशन किस तरह से तरीके से मूव कर सकता है। उसके अंदर सबसे पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऊपर का बैठा आदमी यानी कि सुपीरियर जो होगा वो सबऑर्डिनेट्स लोगों को पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि बेसिकली मैनेजर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, यानी मैनेजर लोगों को बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये सारी चीज़ें जब बताता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। सेकंड नंबर पर आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली जब जो सुपीरियर लोगों को जब सबऑर्डिनेट लोग इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये काम हो गया, ये काम हमने कर लिया, या फिर कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जब वो सबमिट करेंगे, वो होता है अपवर्ड। थर्ड नंबर पर आता है हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सेम लेवल पर, जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट मैनेजर या फिर दो बेसिकली सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है और कितने टाइम तक कंप्लीट करके दे देना है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि बेसिकली एक्यूरेट एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होने से रोकती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लैंग्वेज, या फिर जिसको लिंग्विस्टिक और सेमेंटिक बैरियर्स हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली लोगों के डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ बैठे होते हैं तो उन सभी को समझा पाना प्रैक्टिकली एट द वेरी सेम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड नंबर पर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर मानते हैं कोई अगर गुस्से में बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको जब हम कुछ डिफरेंट तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे तो शायद वो उसको ना समझ पाए, ये सबसे पहली। और तीसरे नंबर पर बेसिकली आता है फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर बेसिकली जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर हमारे डिवाइस की जो बैकग्राउंड वाइज कैप्चर करने की एबिलिटी वो अगर ज़्यादा है तो वो बैकग्राउंड वाइज इसको कैप्चर करेगा, ये सब चीज़ें बेसिकली, और कितने दूरी पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आता है क्लैरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमें मैसेज डिलीवर करना है वो क्लियर होना चाहिए और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सेकंड नंबर पर आता है कॉन्साइजनेस, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, बीच बीच में बिना मतलब की बातें करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। थर्ड नंबर पर आता है कॉन्क्रीटनेस, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें जो भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशंस देनी है वो बेसिकली प्रिसाइज होनी चाहिए एंड वो काफ़ी ज़्यादा वेरीफाइड होनी चाहिए।
चौथे नंबर पर आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी मैसेज हम डिलीवर करें वो एक्यूरेट हो, ग्रामेटिकली सही हो और एरर फ्री हो। के बाद आते हैं पाँचवें नंबर पर, जो कि बेसिकली कोहेरेंस होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मैसेज होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि ऑडियंस को कैटर करना चाहिए बेटर तरीके से, जो ऑडियंस उसको सुन रही है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि ऑडियंस बोर फील ना करे। छठवें नंबर पर आता है कंप्लीटनेस, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए उनको डिलीवर करना ही करना चाहिए। फिर आता है कर्टसी, जिसका मतलब ये होता है कि हमें पोलाइट रहना है एंड रिस्पेक्टफुल रहना है अपने टोन के अंदर, और मैनर ऑफ स्पीकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। इसको रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया है, जो कि है क्रिएट क्लियर कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली कंसिडरिंग कर्टसी एंड कंप्लीटनेस। इसको आप 2-3 बार बोलें या लिखें, आसानी से आप याद कर पाएंगे। कोड एंड कंटेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोड का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है या फिर मैसेज है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स, सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, या फिर मोर्स कोड जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी टेक्निकल डायग्राम्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कंटेंट, जिसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर सब्जेक्ट मैटर जो कि लोगों के बीच में पहुँच रहा है। जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कि कितने दिन तक हमें कंप्लीट कर देना है, मीटिंग का डेट क्या होगा, नए प्रोडक्ट जो भी बेसिकली हम लोग बनाएंगे उसकी आइडिया किस प्रकार से काम करना है, वो सारी चीज़ें कंटेंट के अंदर आती हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एक बेसिक कॉज एंड इफेक्ट लूप होता है, जिसके अंदर कॉज जो होता है वो बेसिकली स्टिमुलस होता है, जो बेसिकली क्या करता है कि हमें कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट लेट चल रहा है तो उसके केस में बेसिकली यहाँ पर लेटनेस यानी कि जो देरी है वो बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का एक रीज़न बनेगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, उसी कहानी के आगे रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि बेसिकली जो बॉस होगा या मैनेजर होगा वो सभी लोगों को, सभी एम्प्लॉइज़ को एक ईमेल ड्रॉप करेगा कि प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, आप लोगों को थोड़ा काम में तेज़ी लगाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली तेज़ी जब लोग लगा लेंगे तो उसके केस में बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर जो रिसीवर जो होंगे वो बेसिकली क्या करते हैं कि उस मैसेज को रिसीव करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, और उसके टर्म्स में वो लोग क्या रिप्लाई करते हैं, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम लोग वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो टॉपिक्स होती हैं वो वॉइस डायनेमिक्स से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हम लोग अपने वॉइस को इफेक्टिव स्पीच और प्रेजेंटेशन के लिए किस प्रकार से यूज करते हैं। वोवेल साउंड की बेसिकली हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो वोकल ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ओपन होता है, और एयर जो होता है वो फ्रीली मूव करता है। इसके अंदर बेसिकली आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे स्पीच जो होती है उसको कलर एंड प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये साउंड हमारे बेसिकली पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो, यानी कि बेसिकली एयर फ्लो के अंदर एक रुकाव आता है, जिसकी वजह से बेसिकली देखने को मिलता है, जैसे बी, डी, एफ वगैरह। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज़ करके हम लोग अपने स्पीच को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं एज वेल एज द क्लैरिटी। टोन मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पर्सन की वॉइस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी फीलिंग और एटीट्यूड कैसा है उस स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले आता है राइजिंग टोन। राइजिंग टोन को हम लोग राइजिंग इंटोनेशन भी बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारा वॉइस ऊपर जाता है किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप फ्री हैं, तो बेसिकली हमारा टोन जो है वो ऊपर गया। सेकंड नंबर पर आता है फॉलिंग टोन, या फिर इसको हम लोग फॉलिंग इंटोनेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जब हमारा वॉइस बेसिकली एंड ऑफ द सेंटेंस में नीचे जाता है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी कमांड वगैरह या फिर बेसिकली हम लोग फाइनलिटी या फिर बेसिकली सर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इसको यूज करते हैं। जैसे मैं वहाँ कल तक आ जाऊँगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टोन जो है वो काफ़ी नीचे गया। टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जिस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीवी राइटिंग पहली टॉपिक है, जिसके अंदर हमें ये समझना है कि बेसिकली सीवी क्या होता है। ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली 2 से ज़्यादा पन्नों का होता है, और ये एकेडमिक या फिर रिसर्च पोजीशंस के लिए लिखा जाता है। इस सीवी के अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, हमें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कितने सारे लेक्चर हमने पब्लिश किए हैं या फिर दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिटेल मैनर में लिखते हैं। उसके बाद बेसिकली हम लोग इसको समराइज़ करके समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ स्टोरी को लिखते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, जिससे कि हम लोग अपने रिक्वायर्ड एकेडमिक पोजीशंस या फिर बेसिकली हम लोग किसी भी रिसर्च पोजीशन पर अगर खुद को चाहते हैं कि सेलेक्ट हों, तो
उसके लिए हम लोग CV लिखते हैं। रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे बेसिकली एक शॉर्टर लेकिन कॉन्साइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली 1 पेज का होता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या होता है कि जिस किसी भी कंपनी के अंदर हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कौन-कौन से स्किल्स या फिर एक्सपीरियंसेस जो मैटर करते हैं, उन सारी स्किल्स या फिर एक्सपीरियंसेस को हम लोग रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे स्किल्स और रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस को जब हम शॉर्ट तरीके से एक जगह पर कंबाइन कर सकते हैं या फिर कंसाइज कर सकते हैं, तो उसे हम लोग रेज्यूमे बोलते हैं। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू के बारे में समझें तो इंटरव्यू क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे लिखे गए स्किल्स जो कि रेज्यूमे के अंदर होता है, उनको वेरीफाई करता है कि क्या वो हमसे मैच करती हैं या नहीं ऑन द रियल बेसिस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो इंटरव्यू होता है वो एक हमें चांस देता है हमें प्रूव करने का कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, स्किल्स है, और हमें अपने इस कॉन्फिडेंस को प्रेशर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि शो करने का। सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझें तो क्या होता है यहाँ पर इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर हम लोग अपने आप को वर्बली या फिर नॉन वर्बली एक्सप्रेस करते हैं और इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस कि हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए बेस्ट फिट है। फिर बेसिकली हम लोग की स्किल प्रिपरेशन की बात करें तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमें कुछ सारी स्किल्स पहले से एक्वायर करके इंटरव्यू देने जाना होता है। जैसे कि हमें कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना होता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि आप अपनी लाइफ में कहाँ फेल हुए, इन सारी चीज़ों को भी पहले से आंसर रेडी रख के जाना होता है। ग्रुप डिस्कशंस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर आदमी को जज किया जा सकता है कि वो टीम के अंदर उसका टीम वर्क कैसा है और वो प्रेशर और डिफरेंट लोगों के विचारों को कैसे हैंडल करता है। इसके बारे में और डिटेल में समझें तो ये बेसिकली एक मेथोडोलॉजी होती है जिसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर डिस्कशन की जाती है। इसके अंदर हम लोग 4 चीज़ों के बारे में समझते हैं, यानी 4 चीज़ों को लुकअप किया जाता है। सबसे पहले कंटेंट, यानी कि आपके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड या नहीं। दूसरे नंबर पर आता है टीम वर्क, यानी कि आप दूसरों को सुनते हैं और अपने आप को सुनाने का मौका देते हैं या नहीं। तीसरे नंबर पर आता है लीडरशिप। लीडरशिप का सिंपल मतलब ये होता है कि क्या आप डिस्कशंस को इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं, और साथ के साथ आप डिस्कशंस अगर ऑफ द ट्रैक होती हैं तो उनको वापस ट्रैक पर लेकर के आ सकते हैं या नहीं। चौथे नंबर पर आता है कम्युनिकेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पीकिंग की टोन है उसके अंदर बेसिकली आप इतनी क्लैरिटी है, या फिर आप लॉजिकल हैं या नहीं, या फिर आप पोलाइट हैं या नहीं। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग यानी कि SWOT एनालिसिस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने को अगर मार्केट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए, और थ्रेट्स क्या हैं। हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप कौन सी चीज़ों में माहिर हैं, अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर आती है वीकनेस। वीकनेस का मतलब ये होता है कि आप कौन सी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रगल कर सकता है। तीसरे नंबर पर आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं जिनको कि आप लेवरेज कर सकते हैं ताकि आपके करियर गोल्स जो हैं वो बेटर तरीके से अचीव हो सकें। चौथे नंबर पर आती हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब ये है कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके करियर को हर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो आपने सीखा तो, लेकिन आने वाले समय में उसका कोई भी यूज नहीं होगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में होते हैं कि हम लोग अपने जो बेसिकली सर्कल, जो प्रोफेशनल सर्कल होती है उसको किस तरीके से बिल्ड करते हैं एज वेल एज़ मेंटेन करते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली हम लोग समझें तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने पर्टिकुलर फील्ड के लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो सीनियर्स हों या फिर कोई भी एल्यूमिनाई हो। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि हम लोग क्लियर हों और रिस्पेक्टफुल हों और प्रोफेशनल हों सारे के सारे इंटरेक्शंस जब भी लोगों से बात कर रहे हों तब। फिर आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना अपने इंडस्ट्री या फील्ड के लोगों के साथ। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ही केवल नहीं आती हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी बेसिकली आती हैं कि हम लोग अपने नॉलेज को बेटर तरीके से शेयर कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें, एज वेल एज मेंटरशिप जो हो सके वो लोगों से पा सकें इन रिस्पेक्टफुल मैनर। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के बारे में समझ लेते हैं और इसको लिखने के कुछ प्रोसीजर हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जब भी आप किसी हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो एमटेक हो या फिर पीएचडी हो जो कि अब्रॉड हो, तो इसको बेसिकली लिखना आपके लिए बड़ा क्रूशियल हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्मल ऐसे होता है जिसके थ्रू हम लोग यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की कम्युनिटी होती है उसको हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स को क्यों परस्यू करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के फ्यूचर गोल्स क्या हैं।
की कंटेंट यानी कि हम लोग बेसिकली इसके अंदर लिखते क्या हैं, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी एकेडमिक जर्नी लिखते हैं, उसके बाद स्पेशल प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया है, और ये जो यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम होगा वो हमें अपने करियर के एस्पिरेशंस को किस तरीके से हेल्प करने में मदद करेगा। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग अपनी कंपेलिंग स्टोरी लिखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और क्यों हम लोग उसके लिए एक परफेक्ट फिट हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का एक सिंपल सैंपल यहाँ पर दिया गया है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने बारे में एक पर्सनल ऐसे लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग बेस्ट फिट हों उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के उस कोर्स के लिए। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग बेसिकली एक स्कॉलरली साइड ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब भी लोग रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो ये काफ़ी कॉमन होता है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है, ये एक फॉर्मल रिसर्च पेपर होता है जो कि बेसिकली शॉर्ट भी हो सकता है या फिर हम लोग डिटेल्ड भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने नई सारी चीज़ें जो भी ऑब्जर्व की, हमने अपने वर्क के बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया, आइडियाज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, किसको, एकेडमिक कम्युनिटी को एक्सप्लेन किया। इसके अंदर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना होता है वो है फोकस, जिसके अंदर बेसिकली हमें क्लैरिटी मेंटेन करनी होती है, टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, प्रॉपर साइटेशंस का यूज करना होता है, साथ के साथ बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसको यूज करना होता है, जिसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकता है कि बेसिकली हम लोग एक मिनी थीसिस प्रिपेयर करते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्निकल रिसर्च के लिए विथ एक्सपर्ट्स, उस इवेंट के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली एक सैंपल है जिसको कि आप देख कर समझ सकते हैं कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली किसी भी टाइम पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे जैसे कि ये भी एक एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर ही है, जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले राइटिंग एज वेल एज प्रेजेंटिंग के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम लोग अपने टेक्निकल नॉलेज को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के साथ कंबाइन करते हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो उसके केस में 3-4 चीज़ों का बात को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी ऑडियंस को कैटर करना चाहिए बेटर तरीके से, फिर वो अच्छे तरीके से फ्लो करना चाहिए, साथ के साथ हमारे आर्गूमेंट्स को वो सपोर्ट करते रहना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस को हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो कि कॉम्प्लेक्स हैं उनको सिंपल तरीके से समझा सकें। ये बेसिकली कहने का मतलब है। प्रेजेंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटिंग का सिंपल मतलब ये है कि जब ने हमने बेसिकली उसको प्रिपेयर कर लिया, राइट कर लिया, तो किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है, जिसके अंदर हम लोग विजुअल एड्स यानी कि स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। जो वॉइस की मॉड्यूलेशन है उसको काफ़ी क्लियर रखें, बॉडी लैंग्वेज बेटर हो, साथ के साथ इफेक्टिव एंगेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करें बेसिकली, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में, या फिर ऑडियंस के ओपिनियंस को गैदर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर बेसिकली इसको हम लोग अगर सिंपल तरीके से समराइज़ करने की, समझने की कोशिश करें, तो कोई एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को उठाया, उसको सिंपल वर्ड्स में जब हम लोग समझाते हैं जो कि लॉजिकल और बेहतर तरीके से फ्लो करती है ये सारी चीज़ों को, और ऑडियंस को बेसिकली हम लोग बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेक्निकल लेक्चर को प्रेजेंट एज वेल एज राइट करना। टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 3 के क्विक शॉर्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जिन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये एक तरीके की एबिलिटी है जिससे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख करके या फिर डिज़ाइन करके या फिर स्पीच यानी वर्ड्स के थ्रू। इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट्स लिखने पड़ते हैं, प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं एंड रिसर्च पेपर्स। ये यूनिट इन्हीं सारी चीज़ों को डेवलप करने में मदद करेगा। इफ़ेक्टिवली एंड विजुअली अपीलिंग कंटेंट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, साथ के साथ बेसिकली कॉन्फिडेंटली कैसे हम लोग स्पीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ लेते हैं। थेसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हमने क्या पढ़ा है, किस चीज़ के बारे में हमने रिसर्च किया है और क्या हमने क्रिएट किया है। ये बेसिकली इसलिए लिखा जाता है ताकि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लेन कर सकें, साथ के साथ ये दिखा सकें कि हमारे वर्क को, जिस पर हमने बेसिकली वर्क किया है, उसका रिजल्ट क्या है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड थेसिस या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स ये सारे होते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल पेज, यानी कि हम लोग बेसिकली इसमें अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं, ऑथर और इंस्टीट्यूशन का नेम लिखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग अपने बेसिकली
जो प्रोजेक्ट है उसकी बेसिकली शॉर्ट समरी देकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड एंड पर्पस हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। फिर आती है मेथोडोलॉजी, यानी कि बेसिकली कैसे ये स्टडी या फिर प्रोजेक्ट किया गया था। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का मतलब क्या होता है, क्या सारी इस रिजल्ट के बाद हमें फाइंडिंग्स मिली, और एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर थेसिस। उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स या फिर बेसिकली जो काम हमें दिया गया था उसको अगर हमने किया तो हमें क्या बेसिकली रिसर्च किया, क्या स्टडी किया और क्या लर्न किया, साथ के साथ बेसिकली उसमें क्या सारे सजेशंस हैं जिनको कि बेसिकली हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक रिपोर्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर, लॉजिकल एंड फैक्चुअल होती है, जिसके अंदर करेक्ट ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग होती है। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। टेक्निकल प्रपोजल बेसिकली एक रिटन प्लान होता है जिसके थ्रू हम लोग नई आइडियाज़ को सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशंस, या फिर किसी कंपनी को प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट या फिर टीचर्स को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज होता है कि हम लोगों के जो आइडिया होती है उसको हम लोग दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकें उस आइडिया के लिए, ताकि दूसरे लोग ये समझें कि ये जो आइडिया है वो वर्थ वाचिंग है, वर्थ सपोर्टिंग और यूजफुल है। उसके बाद बेसिकली मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टाइटल, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट या फिर आइडिया का नेमिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड या फिर रीजन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए। तीसरे नंबर पर आती है ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमने क्या प्लान किया है कि हम लोग क्या अचीव कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के एंड में। फिर आते हैं प्लान या फिर मेथड, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग बेसिकली कैसे कंप्लीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। फिर आते हैं बेनिफिट्स, यानी कि बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। फिर आती है बजट एंड टाइम फ्रेम, इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट कितना लगेगा एज वेल एज ड्यूरेशन, यानी टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। फिर आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आइडिया या फिर प्रपोजल की समरी यहाँ पर मेंशन करेंगे। गुड प्रपोजल लिखने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, उसके बाद बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए, साथ के साथ बेसिकली एक परसुएसिव टोन होना चाहिए जो कि मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द टेक्निकल प्रपोजल। हाउ टू पिच एन आइडिया। पिच का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने आइडिया को बेसिकली ब्रीफली एंड कॉन्फिडेंटली अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये ऑडियंस को क्विकली ये अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि हमारी आइडिया उनके लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करना होता है, फिर एक शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है, साथ के साथ उस पर्टिकुलर स्पीच को प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना होता है। हाउ टू पिच एन आइडिया के अंदर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड पिच के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक हुक के साथ स्टार्ट करना होता है जो कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद हमें अपने प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना होता है। तीसरे नंबर पर हमें अपने आइडिया की यूनिकनेस और बेनिफिट्स को हाईलाइट करना होता है। फिर बेसिकली एक कॉल टू एक्शन के साथ हमें अपने स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन को एंड करना होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पिचिंग के अंदर बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ऑडियंस के साथ जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमें अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो हमें किस प्रकार से अपने बेसिकली स्पीच को डिलीवर करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आता है पैसन। पैसन का मतलब होता है कि हम जिस टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन या फिर बेसिकली अपने आप टॉपिक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो उसके लिए हमें जेन्युइन इंटरेस्ट होनी चाहिए, साथ के साथ उसके अंदर हमें एंथुसियाज्म होना चाहिए। ये ऑडियंस को ये शो करता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, साथ के साथ उन्हें इसके लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद आती है पोइस। पोइस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमें कामनेस मेंटेन करके रखनी होती है, कॉन्फिडेंस एंड अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करना होता है। नर्वस मूवमेंट्स को बेसिकली हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। थर्ड नंबर का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि हम भी जब भी अपने प्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए हमें स्लाइड्स, चार्ट्स, एग्जांपल एंड स्टोरीज को यूज करना चाहिए, जिसके कारण ऑडियंस के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, साथ के साथ अट्रैक्टिव एंड उनका अटेंशन सीकिंग हो। गुड स्पीकर जो होता है वो इन सारी चीज़ों को तो मेंटेन करता ही है, साथ के साथ वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, एक क्लियर वॉइस को यूज करता है, साथ के साथ टोन और पेस को अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एडजस्ट करते रहता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 4 के क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यूनिट की सबसे पहली टॉपिक है लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एबिलिटी होती है लीडर के अंदर जिसका वो यूज करके बेटर आइडियाज़ को शेयर करता है, लोगों को इंस्पायर करता है और उन्हें इफेक्टिवली गाइड करता है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और कंपैशन के साथ लोगों से कम्युनिकेट करता है अपने मेंबर्स के साथ बेसिकली।
तीसरे नंबर पर क्या आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बेसिकली जो एक इफेक्टिव लीडर होता है वो बेसिकली क्या करता है, गाइड करने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन दिखाता है और एक ट्रस्ट बनाता है कंपनी के अंदर। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट लीडर होता है वो लोगों को इनकरेज करता है, टीम मेंबर्स को एक टफ फेज के अंदर यूजिंग क्लियर पॉजिटिव कम्युनिकेशन। लीडरशिप का सिंपल मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस थ्रू कम्युनिकेशन नॉट पावर। कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारी एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम लोगों को के बेसिकली सिचुएशंस को, जो कि सोशल सिचुएशंस होते हैं, उनको हम लोग स्मूथली अंडरस्टैंड कर सकें और उनके अकॉर्डिंगली खुद को और एनवायरनमेंट के सिचुएशंस को मैनेज कर सकें। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर लोगों की फीलिंग्स को, इंटेंशंस को, बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको देना। सोशली कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर जो होता है वो एम्पैथेटिक होता है, रिस्पेक्टफुल होता है और केयरिंग होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, बेसिकली अपने टीममेट के सिचुएशन को समझना, अगर वो स्ट्रेस्ड है तो अपने टोन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है इमोशनल अवेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग या तो गिव करते हैं या फिर बेसिकली रिसीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, जिसके थ्रू हम लोग अपनी कम्युनिकेशन और वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये सारे तरीके से अपने को हेल्प करता है। जैसे ये बेसिकली पर्सनल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है या फिर टीम वर्क को बेटर करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली पोलाइट रहना है, स्पेसिफिक रहना है एंड पॉजिटिव रहना है। जबकि रिसीविंग फीडबैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई फीडबैक दे अगर हमारे लिए, तो उसे पेशेंटली सुनना है बजाय के डिफेंसिव होने के। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेसिकली टीचर जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर करेक्ट करता है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, उन सारे चेंजेस को पेशेंटली और बीइंग डिफेंसिव मतलब डिफेंसिव नहीं होना है, हमें उन्हें सुनना है और अगले प्रेजेंटेशन में उन सारी चेंजेस को अपने प्रेजेंटेशन के अंदर अप्लाई करना है। बेसिकली फीडबैक को हम लोग सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के बीच में जो ब्रिज होता है वही होता है फीडबैक। इंटेलिजेंस एंड टैक्ट। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली फैक्ट्स और सिचुएशंस को करेक्टली समझना, जबकि टैक्ट का मतलब ये होता है कि जो सारे फैक्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए या फिर सिचुएशंस को हमने ऑब्जर्व किया, उनको बेसिकली एक पोलाइट, सेंसिटिव और सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर एक्सप्रेस करना। एक टैक्टफुल कम्युनिकेटर जो होता है वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है और हार्मनी यानी कि पीस को मेंटेन करता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली हमें डायरेक्टली यू आर रॉन्ग कहने की जगह पर हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इंटेलिजेंस हमें ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या जानता है, जबकि टैक्ट ये दिखाता है कि हम उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक रियल लाइफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालॉजी हो जाती है और इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड साथ के साथ मैनेज करते हैं अपने और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड भी करते हैं। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसका मतलब ये होता है कि खुद के इमोशंस को समझना और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर वहीं बेसिकली आता है कि उनको कंट्रोल करना कि किस प्रकार के इमोशंस हमें किन सारी सिचुएशंस में शो करना है। थर्ड नंबर पर आता है मोटिवेशन, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली पॉजिटिव और फोकस्ड स्टे करना इन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। चौथे नंबर पर आता है एम्पैथी, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना। फिर पाँचवें नंबर पर आता है सोशल स्किल्स, यानी कि बेसिकली जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करना। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जब भी बेसिकली हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो अपने टीम को स्ट्रेस शो करने की बजाय हमें काम और मोटिवेटिंग रहना ज़्यादा बेहतर होगा और उन्हें बेसिकली टीम को भी मोटिवेट करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि हार्ट और माइंड जब दोनों एक साथ काम करती हैं तो वो एक्चुअल इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। थिंकिंग स्किल्स बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करती हैं। ये 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है लॉजिकल एनालिसिस, रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली जो कोड होता है उसके अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना लॉजिकली। सेकंड नंबर पर आती है टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल, वो है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर बेसिकली हम लोग नए और इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते हैं जिनको सो कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी बोला जाता है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो एक नया ऐप डेवलप करना या फिर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बेसिकली प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करना। थिंकिंग स्किल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्मार्ट डिसीजंस प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ के साथ इनोवेशन भी कर सकते हैं।
टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के समय में कंटेंट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन इसे शेयर करते हैं थ्रू ईमेल्स, वेबिनार्स, ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट। इसका गोल क्या होता है, आइडियाज़ को क्लियरली, एथिकली एंड इफेक्टिवली ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर शेयर करना। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली जब हम एक प्रोफेशनल पोस्ट लिंक्डइन पर शेयर करते हैं या फिर किसी मीडियम पर टेक्निकल ब्लॉग पुट करते हैं। ईमेल की बात करें तो ईमेल जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल। वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट जो होते हैं वो बेसिकली एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं एंड ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। ब्लॉग्स की बात करें तो ये काफ़ी डिटेल्ड फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हम लोग आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं। डिजिटल कंटेंट हमारा ऑनलाइन वॉइस है जिसको कि काफ़ी चालाकी से और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना हो। अगली टॉपिक है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इमेज को या तो बिल्ड कर सकती है एज वेल एज ब्रेक भी कर सकती है। इफेक्टिव यूज का सिंपल मतलब ये होता है कि बेसिकली उसको लर्निंग के लिए यूज करना, नेटवर्किंग के लिए यूज करना और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करना। एथिकल यूज का सिंपल मतलब ये होता है कि रिस्पेक्टफुल रहना, ऑनेस्ट रहना एंड रिस्पॉन्सिबल रहना जब भी हम कुछ पोस्ट करें, एज वेल एज जब भी हम कुछ कमेंट करते हैं किसी की दूसरी की पोस्ट्स पर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी फेक न्यूज़ को शेयर करने से बचना होता है, कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट ना शेयर करें और पर्सनल डेटा को केयरलेसली यानी बिना केयर किए शेयर ना करें ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया के ऊपर। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर जो भी हम एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं या फिर मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करते हैं उसको काफ़ी रिस्पॉन्सिबली शेयर करना होता है। इन शॉर्ट, पोस्ट विथ पर्पज, नॉट जस्ट पॉपुलैरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीच एंड पर्सनालिटी, जो कि रियल लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है। हम लोग कैसे बोलते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर टोन और कॉन्फिडेंस ये दिखाते हैं कि हम लोग कितने स्मार्ट हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को सेव करने में, सेल्फ एक्सप्रेशन, एटीट्यूड एंड इमोशनल बैलेंस को इम्प्रूव करके। इसके एग्जांपल की बात करें तो जब भी हम बेसिकली वाइबा के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये बेसिकली दिखाता है कि हमारी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी कैसी है। इन शॉर्ट, स्पीक वेल, इट शोज हु यू आर। अच्छा बोलें ये दिखाता है कि आप कैसे हैं और कौन हैं, यानी कम्युनिकेशन में आप डोमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पर्सनैलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है हमारे थॉट्स की, बिहेवियर की, इमोशंस की और एटीट्यूड की, जो हमें यूनिक बनाती हैं। कॉमन पर्सनैलिटी की टाइप्स जो होती हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो काफ़ी क्वाइट होते हैं, थॉटफुल और काफ़ी कम लोगों को प्रेफर करते हैं। एम्बिवर्ट जो होते हैं वो बेसिकली बैलेंस्ड होते हैं। जैसे टीचर जो होता है वो अपने लेक्चर्स तो इंट्रोवर्ट मैनर में प्रिपेयर करेगा, लेकिन जब उसको डिलीवर करेगा तो वो एक्सट्रोवर्ट मैनर में डिलीवर करेगा। हम इसे समझें कि अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं या फिर एम्बिवर्ट हैं तो ये हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। ये जो टॉपिक पर्सनैलिटी वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7 नंबर के अंदर। सबसे पहले है मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मैस्लो ने ये बताया था कि ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप करती है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स। जब लोअर नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं तब वो हायर वंस उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसको बेसिकली मैस्लो ने एक पिरामिड के अंदर अरेंज किया था, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहली नीड जो है, जो कि सबसे बेसिक नीड है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड। ये हमारे सर्वाइवल नीड्स होते हैं जैसे होम, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, ये सारी चीज़ें। इनके बिना एक पर्सन बोले तो बेसिकली वो ग्रोथ और गोल्स पर फोकस ही नहीं कर सकता। जैसे एक भूखा आदमी अपने सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा, फूड के बारे में सोचेगा। सेकंड है सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड, जिसका मतलब ये होता है कि जब बेसिकली पर्सन सर्वाइव करने की कंडीशन में, यानी उसके पास फूड, वाटर, एयर, स्लीप, ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के लिए लुक करता है। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस एंड कामनेस बिल्ड करने में मदद करता है, जैसे हैविंग अ स्टेबल जॉब या फिर एक सेफ होम एक व्यक्ति को मेंटल पीस देता है। मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बेसिक पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको शो की गई है। 3rd नंबर पर फ्रॉम द लोअर साइड आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जिसको कि हम लोग सोशल नीड्स भी बोलते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं उनके लिए बेसिकली लव, केयर एंड रिलेशनशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उनके लिए, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस।
ये बेसिकली इमोशनल बैलेंस एंड केयरिंग नेचर डेवलप करने में और बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे अपने ग्रुप के अंदर खुद को वैल्यूड पाना एक व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगता है, और सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। स्टीम नीड्स जो होते हैं उसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड कॉन्फिडेंस, 3 चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, प्रैक्टिस करके अर्न करना चाहता है। ये 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ स्टीम, जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, और दूसरे नंबर पर आती है एक्सटर्नल स्टीम, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हाईएस्ट नीड होती है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होना होता है, अपना जो वर्जन है उसको इम्प्रूव करना होता है कंसिस्टेंटली, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसके अंदर बेसिकली क्रिएटिविटी आती है, मोरालिटी और पर्सनल ग्रोथ आती है। जैसे काइजन की एक टेक्निक है जो कि जापान में लोग प्रैक्टिस करते हैं टू गेन द बेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ, दे डू प्रैक्टिस काइजन टेक्निक। फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये एक्सप्लेन करती है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो होती है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें काफ़ी प्रॉपरली काम कर रही होती हैं। सबसे पहले आती है आईडी यानी कि डिज़ायर्स। ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि हंगर, प्लीजर एंड कंफर्ट। ये प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी हमें इमीडिएट प्लीजर या सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। जैसे एक चाइल्ड जो होता है वो कहता है कि चॉकलेट चाहिए तो अभी का भी चाहिए, विदाउट कैरिंग एनी रूल। सेकंड नंबर पर आता है ईगो, जिसको कि हम लोग रियलिटी बोलते हैं, जो बेसिकली आईडी यानी डिज़ायर और सुपर ईगो यानी कि मोरालिटी के बीच में बेसिकली डिसीजन मेकर की तरह काम करता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि बेसिकली हमारे जो बेसिकली नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की तो बात करता है, लेकिन जो वैलिड तरीके हैं उनके यूज करके। इसके एग्जाम्पल की बात करें बेसिकली तो ईगो बोलता है कि हमें चॉकलेट चाहिए, तो बेसिकली ये क्या बताता है कि थोड़ी देर बाद, डिनर करने के बाद आप खा सकते हैं, यानी ये बेसिकली डिसीजन मेकर के रूप में काम करता है। थर्ड नंबर पर आती है सुपर ईगो यानी कि मोरालिटी। ये बेसिकली हमारे मोरल वैल्यूज, एथिक्स एंड कॉन्साइंस को एक्सप्लेन करता है, यानी कौन सी चीज़ सही है एंड कौन सी चीज़ गलत है। ये बेसिकली सोसाइटी, पेरेंट्स एंड कल्चर के थ्रू डेवलप किया जाता है। सुपर ईगो जो होता है वो बोलता है कि जैसे बेसिकली ज़्यादा अगर चॉकलेट हम खाएंगे तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ये रिमेंबर करने के लिए फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को दिखाया गया है कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो जो होती हैं वो बेसिकली हमें किस प्रकार से यूज करनी चाहिए। एक बैलेंस पर्सनैलिटी को इन तीनों के बीच में एक बेसिकली रिदम मेंटेन करके काम करना चाहिए। विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये बेसिकली फोकस करती है इनर स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। ट्रू पर्सनैलिटी केवल लुक्स की बात नहीं होती है, वो इनर पावर एंड वैल्यूज की भी बात होती है। विवेकानंद बेसिकली इस चीज़ में बिलीव करते थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, मोरल कैरेक्टर को डेवलप किया जाए और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को अराइज किया जाए खुद के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड फेथ खुद के अंदर से डेवलप होती है। जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली चैलेंजेस को फेस करना कामली एंड फियरनेसली जो होती है वो बेसिकली हमारे मोरल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करती है। एक पर्सन जो कि विवेकानंद की आइडियल्स को फॉलो करेगा वो बेसिकली काम बनेगा, फियरलेस बनेगा और इंस्पायरिंग टू अदर्स बनेगा। जंग्स टाइपोलॉजी जो बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिसके बेसिस पर पर्सनैलिटी को 4 फॉर्म्स दिए गए। सबसे पहले आता है थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल और एनालिटिकल पीपल जो होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। फीलिंग, दूसरे तरीके के लोग हो सकते हैं इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकर्स। थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं सेंसिंग, यानी कि रियल एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स पर फोकस करते हैं। जबकि चौथे नंबर पर जो होते हैं वो बेसिकली इंट्यूशन या फिर इंट्यूटिव पीपल होते हैं, जैसे वो इमेजिनेशन, आइडियाज और पॉसिबिलिटी पर फोकस करते हैं। जंग ने 2 तरीके के एटीट्यूड्स भी बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहले इंट्रोवर्ट जो कि बेसिकली क्वाइट होते हैं, रिफ्लेक्टिव और इनवर्ड फोकस्ड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो कि बेसिकली आउटगोइंग, सोशल एंड एक्सप्रेसिव होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये सारे जो पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो जो बेसिकली हमने पढ़ा वो सारे यूज किए जाते हैं एमबीटीआई टेस्ट यानी कि मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के अंदर। शॉर्ट में अगर हम लोग बेसिकली जंग्स टाइपोलॉजी को समझना चाहें तो ये बताती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, सेंस एंड इमेजिन करते हैं, और ये बताता है कि बेसिकली इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। PDF की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट।